बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैटरी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी बैटरी की बात कर रहे हैं भाई? जो गाड़ियों में बैटरी नहीं होती, जो यूपीएस में भी इस्तेमाल होती है, आपके मोबाइल फोन में भी जो बैटरी इस्तेमाल होती है, या अगले दिन मैंने आप लोग को एक ड्राई सेल दिखाया था। ये सारी की सारी बैटरीज हैं और ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेज हैं। इनसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली हासिल करते हैं। बेटा बैटरी असल में क्या होती है? ये गैल्वानिक सेल होता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने गैल्वानिक सेल? तो ये बेटा गैल्वानिक सेल होता है। गैल्वानिक सेल में आप लोगों ने पढ़ा था दो हाफ सेल होते हैं, दो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, दोनों में अलग मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जरा देखें इस पूरे को, यहां तक, ये आगे सारा नहीं, यहां तक ये एक गैल्वानिक सेल मैंने बनाया है। देखें दो मुख्तलिफ इसके पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। इसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड है। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होना चाहिए वहां पर सॉल्यूशन भी उसी मेटल के आयन का होना चाहिए। यहां पर जिंक के आयन है, जिंक मेटल थी, जिंक के आयन, कॉपर मेटल थी, यहां पर कॉपर के आयन है। बच्चों जिंक के आयन कहां से आए होंगे भाई? जिंक का साल्ट डाला होगा, जिंक सल्फेट, यहां पर कॉपर का साल्ट डाला होगा, कॉपर सल्फेट। और यहां पर सेंटर में ये नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? ये एक साल्ट ब्रिज है। तो बेटा ये बैटरी क्या होती है? ये एक गैल्वानिक सेल होता है या गैल्वानिक सेल का एक ग्रुप होता है दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहां पर जरा देखिए मैंने गैल्वानिक सेल का एक ग्रुप बना दिया है। ये वाला एक गैल्वानिक सेल है यहां से यहां तक, ये वाला दूसरा गैल्वानिक सेल है, ये वाला तीसरा गैल्वानिक सेल है। यहां पर ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये उसी गैल्वानिक सेल का कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। यहां पर जिंक के आयन होंगे, यहां पर भी जिंक के आयन होंगे, लेकिन यहां पर ये जो सॉल्यूशन होगा ये किस चीज का भरा होगा? कॉपर का। कॉपर के आयन होंगे, कॉपर का यहां पर सॉल्यूशन Cu+2। और यहां पर अब जरा देखें ये एक इलेक्ट्रोड है। अब इसके और इसके दरमियान में साल्ट ब्रिज नहीं बनानी, यहां पर ये एक साल्ट ब्रिज बना देंगे। ये वाली एक साल्ट ब्रिज बन गई, एक साल्ट ब्रिज यहां पर बन गई। तो ये देखें ये ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल बन गया है दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, सीरीज में कनेक्टेड का क्या मतलब है? ये इसका एनोड है, ये कैथोड है, ये दूसरे वाले का एनोड, ये दूसरे वाले का कैथोड, ये तीसरे वाले का एनोड, ये चौथे वाले का कैथोड। अगर आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को इस तरीके से जोड़ दें कि एक का कैथोड दूसरे के एनोड से जुड़ाओ, यानी अगर आप यहां पर एक तार लगा दें, इनको आपस में जोड़ दें, इसी तरीके से आप जरा देखें इसका जो कैथोड है वो इसके एनोड के साथ जोड़ दें, तो ये वाला जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन क्या कहलाता है? सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड हैं ये। और एक और कनेक्शन भी होता है जिसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में क्या होता है? सबके एनोड को आपस में और सबके कैथोड को आपस में जोड़ दें। बरकैफ हम लोग सिर्फ एक इस गैल्वानिक सेल के स्ट्रक्चर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हम लोग इसको सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे। क्या डिफिनेशन लिखेंगे? इट इज अ गैल्वानिक सेल आर अ ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। अब बच्चों ये काम किस तरीके से करता है? वर्किंग। बेटा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे? इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, खुद ब खुद होने वाले रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस क्या मतलब है? जो खुद ब खुद होते हैं, बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों गैल्वानिक सेल में हम लोगों ने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या मतलब? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इन्वॉल्व्स स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन to generate electricity। अब बच्चों ये किस वक्त काम करना शुरू करता है? जब आप एनोड को कैथोड से जोड़ेंगे, यानी सर्किट कंप्लीट करेंगे। सपोज करेंगे यहां पर हम लोगों ने वोल्ट मीटर लगा दिया, या आप लोगों ने बल्ब लगा दिया, या कोई भी चीज लगा दी जो आप लोग इससे चलाते हैं। तो यहां पर जैसे आप इनको जोड़ेंगे एनोड और कैथोड को, एनोड ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब है? यहां पर ये जो एनोड है ना, ये जिंक सॉलिड एटम से बना हुआ है। ये वाले जिंक सॉलिड एटम आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये वाला रिएक्शन शुरू हो जाएगा। Zn जो सॉलिड थे, ये जिंक आयन में Zn+2
आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जब आयन बनना शुरू होंगे तो फिर ये सॉलिड के साथ नहीं रहेगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन में गिरना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वस पानी में आना शुरू हो जाएगा। जरा देखिए कैसे ऑक्सीडाइज होगा। बेटा इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर +2 चार्ज है। प्लस चार्ज किस वक्त आता है, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन दे देती है। इस पर +2 चार्ज है, क्या मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जरा देखें एनोड खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिंक की, आपकी बुक में ये एग्जांपल गिवन नहीं है, वहां पर सिर्फ एनोड और कैथोड की बात गिवन है, लेकिन समझने के लिए यहां पर मैंने जिंक और कॉपर की एग्जांपल दे दी है। तो बच्चों यहां पर जरा देखें ना, जिंक यानी एनोड खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के जरिए कहां जाएंगे, कैथोड में चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कैथोड में जैसे जाएंगे, कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो ये इन आयन को खींचेगा। जैसे इन आयन को खींचेगा तो इस पर +2 चार्ज है, क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यानी ये वाला रिएक्शन होगा, Cu+2 जो एक्वस में था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन। रिडक्शन, इसकी अपनी रिडक्शन हो रही है, तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जिक्र करना जरूरी था, क्योंकि ये लफ्ज आपकी बुक में यहां पर गिवन है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cu+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी अपनी रिडक्शन हो रही है। जब अपनी रिडक्शन होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड, जब यहाँ पर हम सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, एनोड ऑक्सीडाइजेस, एनोड ऑक्सीडाइज होता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके। ये इलेक्ट्रॉन फिर कहां जाते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड द कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट वेयर दे रिड्यूस द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है ना, इसमें ये Cu+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ये रिड्यूस कर रहे हैं। ये जरा देखें, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी रिडक्शन, यानी ये इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इनकी एग्जांपल्स, बेटा ड्राई सेल इसकी एग्जांपल है, उसके अलावा लिथियम बैटरी है, लिथियम बैटरी जो आपके मोबाइल फोन में होती है, मरकरी बैटरी है, उसके अलावा लेड ऑक्साइड बैटरी है, जैसे इस तरीके से बैटरी होती है ना, लेड ऑक्साइड बैटरी होती है, या कार बैटरी आप उसे कह सकते हैं, कार बैटरीज। ये सारी की सारी बैटरीज इसकी एग्जांपल्स हैं। बच्चों आप लोगों ने ये जो बैटरी देखी है ना, ये तो ओपन है ना, ओपन बनाई है। आप जरा देखें, वो असल में यहां पर भी प्लास्टिक उसके लगा होता है, यहां पर भी, ताकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है ये बाहर इससे निकलकर इसमें ना आए या इससे निकलकर इसमें ना आए। फिर जरा देखें, इस सेल के कैथोड को इस सेल के एनोड के साथ, फिर इसके कैथोड को इसके एनोड के साथ जोड़ देते हैं, तो ये सीरीज में जोड़ दिया। अब सीरीज में जोड़ने का फायदा क्या होता है, अगर एक सेल की वोल्टेज है ना 2 वोल्ट, तो 3 सेल की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट की हो जाएगी। हम लोग कहते हैं ना ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो भाई अगर 6 वोल्ट की बैटरी हो तो उसमें उमूमन 3 सेल लगे होते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी हो तो उसमें 6 सेल लगे होते हैं। और बेटा फिर इनको ऊपर से फिर एक कवर होता है, इससे इसको कनेक्टेड होता है, आपको ये नजर नहीं आते। ये फर्स्ट वाला इधर एक टर्मिनल लगा दिया जाता है इसको तार के साथ जोड़कर, और इसको तार के साथ जोड़कर ये टर्मिनल लगा दिया जाता है। ये वाला नेगेटिव एनोड पर, नेगेटिव यहाँ पर चार्ज होता है, और कैथोड पर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बैटरी बनी हुई है। बेटा यही अब इस टॉपिक के नोट्स भी हैं, मैं अलग से नोट्स नहीं लगाऊंगा। फ्यूल सेल, या बेटा इसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कहते हैं। बेटा फ्यूल सेल क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का, एक खास किस्म का गैल्वानिक सेल होता है। अब इसमें कौन सी स्पेशल बात है भाई, इसमें नॉर्मल गैल्वानिक सेल की तरह जिंक या कॉपर वगैरह के इलेक्ट्रोड नहीं होते, बल्कि इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और हाइड्रोजन, गैसियस हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है एज अ फ्यूल के तौर पर। ऑक्सीजन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती,
हाइड्रोजन गैस फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है और उन्हीं के रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये वाला सेल उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। गैल्वानिक सेल क्या काम करता है भाई? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है ना। तो इस सेल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये वाला सेल उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल that is based upon the reaction between oxygen and gaseous fuel hydrogen. अब बेटा हम लोगों ने इसका प्रिंसिपल यानी ये कौन से असूल पर काम करता है ये पढ़ना है। बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान नॉर्मली रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल। फ्यूल क्या मतलब? ईंधन, जिसे हम लोग जलाते हैं, जलाकर आग हासिल करते हैं। जैसे आपके घरों में आप किस चीज़ को जलाते हैं भाई? बहन भाइयों को जलाते हैं ना। नहीं नहीं, वो वाला जलाने की बात नहीं कर रहा मैं, वो सुई गैस के जलाने की बात कर रहा हूँ। या गाड़ी में हम लोग पेट्रोल को जलाते हैं या डीजल को जलाते हैं। तो बेटा वो फ्यूल हैं, डीजल, पेट्रोल, ये जो सीएनजी है या जो घरों में नेचुरल गैस, सुई गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये फ्यूल है। या लकड़ी जलाते हैं, या गांव देहातों में एक खास किस्म का भी फ्यूल होता है। हाँ भाई, आप ज़रा देखें तो हाइड्रोजन फ्यूल है। क्या मतलब? जलता है। जलने का क्या मतलब है? उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। ये वाला रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन H2 गैस की शक्ल में होता है और O2 यानी ऑक्सीजन भी गैस की शक्ल में होता है। ये रिएक्ट करके H2O बना देते हैं। ये वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब बन रहा होता है ना, उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उस वक्त भी गैशियस फॉर्म में होता है। आप इसके साथ लिक्विड ही लिख दें, गैशियस भी लिख दें, गैस भी यहाँ पर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस करना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 2 4 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अगर आप आम एनवायरनमेंट में हवा के अंदर ये रिएक्शन करवाएंगे ना, हवा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे, यानी हाइड्रोजन को जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। लेकिन बेटा आपको केमिकल एनर्जी महसूस नहीं होगी। जब चीज़ों को जलाया जाता है तो क्या होता है? आपको हीट महसूस होती है, तपिश महसूस होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है सराउंडिंग का। और दूसरा लाइट, आग से रोशनी भी पैदा होती है ना, तो लाइट वाली एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी नॉर्मल कंडीशन में जब ये रिएक्शन होता है, एयर के अंदर जब ये रिएक्शन होता है, तो इस दौरान हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन बेटा फ्यूल सेल में भी यही रिएक्शन होता है, लेकिन फ्यूल सेल क्या काम करता है? इस रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उसको हीट में या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इन एयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। फिर ये इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन नीचे क्या लिख देंगे? जरा देखें, नीचे लिखेंगे फ्यूल सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा इसके बाद हम लोगों ने फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और रिएक्शन पढ़ना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, लेकिन अलग से नोट्स नहीं लगाऊंगा, यही इसके नोट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर किस चीज का? फ्यूल सेल का। बेटा ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है ना, इसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी इसके अंदर 3 खाने बने होते हैं। और वो 3 खाने पता है किस चीज के जरिए एक दूसरे से जुदा जुदा किए होते हैं, अलग अलग किए होते हैं? बेटा उनके बीच में ना
ग्रेफाइट यानी कार्बन के इलेक्ट्रोड, उन इलेक्ट्रोड की दो खूबी होती है। एक तो वो इलेक्ट्रोड पोरस होते हैं, यानी उनके दरमियान बारीक सुराख होते हैं। ऐसा सुराख नहीं होता कि बीच में सोल्यूशन ही एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, नहीं, मामूली सा जैसे गैसेस वगैरह वहां से गुजर सकते हैं। और दूसरा वो जो ग्रेफाइट यानी कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, उनके अंदर प्लेटिनम लगी होती है। प्लेटिनम क्यों लगी होती है? कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। बेटा 3 मेटल जो होती है ना, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये बेटा आप देख लेना पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में आ रही हैं। इनको कैटालाइटिक मेटल भी कहा जाता है। वजह क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा कैटलिस्ट के तौर पर, यहीं पर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैंने क्या बताया कि इसके 3 कंपार्ट्स होते हैं। आप जरा देखें, ये इसका एक समझने के एक बॉक्स होता है, ये इसका एक बॉक्स होता है, और इसके अब 3 इसके अंदर खाने बने होंगे। वो खाने कैसे एक दूसरे से अलग अलग होंगे? बेटा एक ये इलेक्ट्रोड होगा, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होगा, दूसरा ये वाला ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड होगा। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोप है, कार्बन की एक टाइप है। अब ये दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हो गए, एक को हम लोग कह देते हैं एनोड, और इस वाले को हम लोग क्या कह देते हैं? कैथोड। ठीक है जी। इनकी खूबी क्या होती है कि ये पोरस होते हैं, इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये पोरस इलेक्ट्रोड हो गए। अच्छा, इनके अंदर और कौन सी चीज लगी होती है? प्लेटिनम मेटल इनके अंदर बीच में मिक्स होती है। अच्छा, ये जो दरमियान वाला कंपार्टमेंट होता है ना, वहां पर हार्ट एक्वस KOH फिल होता है, KOH। लेकिन शर्त क्या है? हार्ट एक्वस, हार्ट एक्वस KOH। अब KOH एक्वस है ना, तो यहाँ पर K प्लस आयन होंगे और OH नेगेटिव आयन होंगे। पानी के अंदर जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट यानी एसिड बेस या साल्ट जाता है ना, तो वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये बेस है। जिस चीज़ के आखिर में OH आ रहा हो वो बेस होती है, जिस चीज़ के शुरू में H आ रहा हो ना, सिवाय वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के, वो चीज एसिड होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या लिखें? इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। अब बच्चों, ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनकी खूबी क्या होती है? इनकी खूबी ये होती है कि ये पोरस होते हैं और इनमें प्लेटिनम मेटल लगी होती है। प्लेटिनम मेटल क्या काम करती है? कैटलिस्ट का काम करती है। तो ये अब याद रखना है, प्लेटिनम मेटल का रोल यहाँ पर क्या है? इट एक्ट एज कैटलिस्ट। दीज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर पोरस एंड कंटेन प्लेटिनम मेटल। प्लेटिनम एक्ट एज कैटलिस्ट। Central compartment is filled with hard aqueous KOH. अब बच्चों वर्किंग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वजह यह है कि आगे और भी बहुत कुछ लिखना है, फिर जगह आगे कम पड़ जाएगी। अब ये काम कैसे करता है? हमने पढ़ा है ना कि इसमें दो चीजें रिएक्ट करती हैं, कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये वाली जो एनोड वाली साइड होती है ना, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इन होती है। यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, कौन सी चीज़? हाइड्रोजन गैस यहाँ से इन होती है। इस जगह पूरी में हाइड्रोजन गैस भर जाती है, फिर हाइड्रोजन गैस इन पोर के जरिए अंदर जाने की कोशिश करती है, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस इन होती है। कैथोड वाली साइड से कौन सी चीज़? O2 गैस इन होने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आती है। अब हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पर आती है ना, तो यहाँ पर वो क्या काम करती है कि एनोड यानी ग्रेफाइट पर ये जो प्लेटिनम होती है ना, वहां पर ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज क्या मतलब है? अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है इस एनोड को। ये वाला रिएक्शन होता है। अब जरा समझें, ये वाला रिएक्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, H2 गैस आई थी ना, ये H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे H प्लस में? इधर तो जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। इधर कौन सा चार्ज है? +1। प्लस चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन देने से। अब +1 क्या मतलब? इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन यहाँ पर दो एटम है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दो एटम दो इलेक्ट्रॉन देंगे और दो H प्लस आयन बनेंगे। तो यहाँ से इन तो हुई थी हाइड्रोजन गैस, लेकिन हाइड्रोजन गैस जैसे एनोड पर पहुंची, वहां पर ऑक्सीडाइज हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? H प्लस में।
इसने इलेक्ट्रॉन दिए। अब इलेक्ट्रॉन किसको दिए होंगे? एनोड को। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी एनोड पर आ गए। और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल तो नहीं है ना कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं, बहुत सारे, पता नहीं कितने, इतने होंगे कि हम गिन भी नहीं सकते। अरबों से भी ज्यादा तादाद में हाइड्रोजन यहाँ पर दाखिल होगी, और बिल्कुल थोड़ी सी हाइड्रोजन होगी ना तो उसमें भी अरबों से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। तो बच्चों जरा देखें, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। जब इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेगेटिव चार्ज आ गया है इसमें। अब ये H प्लस आयन क्या काम करेंगे? ये वाले जो H प्लस आयन है ना, ये वाले H प्लस आयन, ये जो यहाँ पर बीच में KOH के OH नेगेटिव आयन थे ना, H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं, H2O बना देते हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है? यहाँ 2 H प्लस है ना, तो 2 H प्लस के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, 1 H प्लस के लिए 1 OH, तो यहाँ 2 OH लिखेंगे। 1 H प्लस 1 OH, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 H प्लस 2 OH, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे। अब इसकी जो ओवरऑल इक्वेशन होगी ना, ये इक्वेशन तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाई है कि इस तरह रिएक्शन होता है, लेकिन जो रिएक्शन हम लोग लिखेंगे वो इस पूरे को एक ही इक्वेशन में लिखेंगे। एक इक्वेशन कैसे बनती है? अगर कोई चीज प्रोडक्ट साइड पर है और दोबारा फिर प्रोडक्ट साइड पर आ रही है तो वो प्लस हो जाती है, लेकिन अगर कोई चीज रिएक्टेंट साइड पर है और वही चीज दोबारा प्रोडक्ट साइड पर आ गई, भले उस इक्वेशन में हो या दूसरी इक्वेशन में, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। देखें H2 ये गैस थी, H2 गैस, समझ में आ रही है बात? ये H2 गैस जो है ना वो कहीं और जगह पर नहीं है, ये H प्लस है, ये भी H प्लस है, ये OH नेगेटिव, ये H2O है, ये H2 गैस नहीं है, ये H2O पानी है। तो ये कहीं नहीं है तो इसको वैसे का वैसा लिख देंगे, H2 गैस। अगर देखें 2H प्लस यहाँ रिएक्टेंट साइड पर भी हैं और इस इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पर भी हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। प्लस क्या लिखेंगे जरा देखें? 2OH नेगेटिव, क्योंकि 2OH नेगेटिव कहीं भी नहीं है कि जहाँ से ये कैंसिल हो सकें। आगे क्या बन जाएंगे जरा देखें? 2H2O, ये भी किस चीज़ से कैंसिल नहीं होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली जनाब इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, और ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है? एनोड पर। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ, यहाँ हेडिंग डालूंगा रिएक्शंस की और लिखूंगा एट एनोड। एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है जनाब? एनोड पर रिएक्शन हो रहा है H2 गैस प्लस 2OH नेगेटिव आयन, ये एक्वस थे, पानी में थे, और क्या बन गया है? 2H2O, जो किस शक्ल में होगा? लिक्विड शक्ल में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ना, इलेक्ट्रॉन एरो के बाद आ रहे हैं, एरो के बाद इलेक्ट्रॉन आने का मतलब यह है कि इस चीज़ ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू एनोड कंपार्टमेंट वेयर इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर लीविंग द इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस ऑफ एनोड। एनोड गेट नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से हाइड्रोजन अंदर दाखिल होकर वाटर में कन्वर्ट होती जा रही है। ऑक्सीजन जहाँ से आएगी, ऑक्सीजन जहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, कौन सा रिएक्शन होगा जरा यहाँ पर समझते हैं इसको। ऑक्सीजन O2 आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी इस इलेक्ट्रोड से। ऑक्सीजन के एक एटम पर पता है कितना चार्ज आता है? -2। -2 चार्ज कैसे आया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। माइनस चार्ज आता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने से, -2 क्या मतलब? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम करने के लिए 2 लिखेंगे। अब इन्होंने किससे इलेक्ट्रॉन लिए? कैथोड से। कैथोड के इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन के एटम को दे रहा है। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों होगा क्या कि ये जो ऑक्साइड आयन है ना, ये जो यहाँ पर पानी होगा ना, पानी के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्साइड आयन, ये जो O-2 आयन है, ये वाटर का फार्मूला क्या होता है? HOH। OH पर नेगेटिव, H पर प्लस चार्ज होता है। तो ये असल में ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना देगा, इसके साथ, H के साथ, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। एक OH नेगेटिव ये बन जाएगा, एक OH नेगेटिव ये बन जाएगा, ये वाला OH नेगेटिव बनेगा। कैसे OH नेगेटिव बनेगा? O पर -2 चार्ज, H पर +1। -2 + 1 क्या आ जाएगा जरा देखिए ना, -2 + 1 कितना आ जाएगा? -1। तो एक OH नेगेटिव ये वाला और एक OH नेगेटिव ये वाला, तो 2 OH नेगेटिव बन जाएंगे। लेकिन जरा देखिए, यहाँ तो 2 ऑक्साइड आयन बने थे, यहाँ तो एक ऑक्साइड आयन है।
एक ऑक्साइड आयन एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ये पूरा HOH वाटर का मॉलिक्यूल है, तो एक ऑक्साइड आयन एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 OH बना रहा है। अगर 2 ऑक्साइड आयन हो तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 4 OH नेगेटिव आयन बनाएंगे। ये तो बेटा मैंने आपको डिटेल से समझा दिया ना कि रिएक्शन असल में इस तरीके से हो रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके स्लो सुकून से दोबारा समझने की कोशिश किया करें। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो फिर न समझें, फिर एक दिन के बाद सुकून से दोबारा इस चीज को फिर समझने की कोशिश करें। अब बच्चों, अब ये तो मैंने आपको समझाया ना कि इस तरह रिएक्शन हो रहा है, लेकिन बुक में तो इस तरह नहीं लिखा होगा। बुक में तो क्या है, इन दोनों को मिलाकर जो इक्वेशन बन रही है वो लिखी हुई है। कैसे, जरा देखें, O2 और कहीं नहीं है, जो O2 गैस की शक्ल में था तो क्या लिख देंगे, O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं नहीं है तो क्या लिख देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। O-2, O-2, 2 O-2 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 2H2O प्लस 2H2O, और ये किस शक्ल में थे, लिक्विड की शक्ल में थे, क्या बन जाएंगे, 4OH नेगेटिव, और ये क्या होंगे, एक्वस। तो जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एरो से पहले आ रहे हैं ना, रिएक्टेंट साइड पर आ रहे हैं, तो क्या मतलब ये रिडक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन कहां पर हो रहा है, कैथोड पर। तो यहां पर कैथोड का रिएक्शन लिख देंगे, एट कैथोड। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, ये वाला, O2 गैस प्लस वाटर, 2H2O जो लिक्विड फॉर्म में था, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एरो के बाद 4OH नेगेटिव आयन। बच्चों जरा देखें, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें है ना उतने इसमें भी होने चाहिए। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें 2 हैं। इसमें 4 करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, 2 है ना, 2 को 4 में कन्वर्ट करना है, क्या मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर सिर्फ इसको 2 से नहीं, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 लिखा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 लिखा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये अब 2 इक्वेशन आपने बिल्कुल ठीक ठाक लिख दी, लेकिन अब ऊपर लिखेंगे क्या। अब मैं ये सारा रफ काम है ये मैं मिटा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने लिखना है तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब जरा देखें ना, पहले रिएक्शन ने KOH के OH इस्तेमाल किए, 4 OH। ऑक्सीजन ने जब यहाँ पर रिएक्शन किया तो दोबारा OH वापस मिल गए, तो क्या मतलब यहाँ पर OH की तादाद कम या ज्यादा नहीं होती। इधर से जो हाइड्रोजन आ रही है वो इस्तेमाल कर रही है, इधर से ऑक्सीजन रिएक्ट करके दोबारा OH बना रही है वाटर से। इधर से हाइड्रोजन आती है वो OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रही है, उसी वाटर से ऑक्सीजन रिएक्ट करके दोबारा वापस OH बना रही है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस पास थ्रू कैथोड कंपार्टमेंट वेयर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू OH नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेगा तो कैथोड के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कम होना क्या मतलब, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड गेट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बच्चों, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ना, इसकी जो वोल्टेज होती है 0.9 वोल्ट होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल डिलीवर या प्रोड्यूस, जो आप कह सकते हैं 0.9 वोल्ट। अच्छा, ये MCQs आ सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कितनी वोल्टेज डिलीवर करता है, 0.9 वोल्ट। बेटा इसके बाद आप लोगों ने रिएक्शन की हेडिंग डालनी है, और यहाँ पर एक और रिएक्शन लिखा हुआ आपकी बुक में, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन क्या मतलब है, इन दोनों रिएक्शन का सम, इन दोनों रिएक्शन को प्लस करके जो ओवरऑल रिएक्शन, इसे नेट रिएक्शन भी कहते हैं, ओवरऑल रिएक्शन भी कहते हैं। अब प्लस कैसे किया जाता है, मैंने अभी बताया था कि ये वाली चीजें और ये वाली चीजें ना, ये जो एरो से पहले ये रिएक्टेंट है, अगर कोई यहाँ पर रिएक्टेंट में है दोबारा यहाँ पर आ रहा है तो वो प्लस हो जाएंगे। ये वाली चीजें और ये वाली चीजें प्रोडक्ट कहलाती हैं। अगर कोई चीज यहाँ प्रोडक्ट में है दोबारा फिर प्रोडक्ट में आ रही है तो प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज रिएक्टेंट में है यहाँ पर या यहाँ पर, और वही चीज प्रोडक्ट में यहाँ पर या यहाँ पर आ जाएगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो आप जरा देखें, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, H2 गैस, जरा देख लें कहीं और नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये 2H2 गैस है, यहाँ OH है, ये H2O है, ये वाटर है, ये OH है, ये भी वाटर है, और ये ऑक्सीजन गैस है, कहीं नहीं है, तो किसी चीज़ से कैंसिल नहीं होगी, बिल्कुल वैसे का वैसा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2H2
2 और साथ गैस लिख देंगे। 4OH नेगेटिव, देखिए ये जो 4OH नेगेटिव है ना, और ये वाले जो 4OH नेगेटिव हैं, इनके साथ भी यहाँ पर एक्वस लिख देते हैं। ये 4OH नेगेटिव और ये 4OH नेगेटिव अपोजिट साइड पर है, ये रिएक्टेंट साइड पर, ये प्रोडक्ट साइड पर, और तादाद में बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखेंगे, प्लस O2 गैस। O2 गैस कहीं भी नहीं है, और कहीं भी देख लें O2 गैस नहीं है, तो क्या लिखेंगे, प्लस O2 गैस। जरा देखें, 2H2O लिक्विड और 4H2O लिक्विड अपोजिट साइड पर हैं, कैंसिल हो जाएंगे। 2H2O 2H2O से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 4H2O है, क्या मतलब 2H2O प्रोडक्ट साइड पर बच जाएंगे। तो प्रोडक्ट साइड पर लिखेंगे कौन सी चीज, 2H2O, और वो लिक्विड फॉर्म में। अब 4 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएंगे। OH हम लोग पहले कैंसिल कर चुके थे, तो ये आपके पास नेट इक्वेशन बन जाएगी। याद है जब हम लोगों ने शुरू में फ्यूल सेल की डिफिनीशन लिखी थी, नीचे उसका प्रिंसिपल लिखा था, तो वहां पर हम लोगों ने लिखा था कि ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जब ओपन एयर में हो तो इससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन यही रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर फ्यूल सेल के अंदर, लेकिन फ्यूल सेल इससे हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। फ्यूल सेल से ये देखिए ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अगर आप इसको और इसको तार से जोड़ देंगे तो यहाँ बीच में जो भी चीज़ लगाएंगे उसको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी के सारी जो केमिकल एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो रही है, नहीं, ज़्यादातर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसके मुकाबले में बहुत कम हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो बेटा अब यहाँ पर कुछ नोट लिखने, लेकिन ये रिएक्शन आपने ऊपर लिखने, उसके नीचे फिर नोट लिख देने। पहला नोट तो ये लिखना है, ये जो फ्यूल सेल होता है ना, ये हाई टेम्परेचर पर काम करता है। और ज़रा देखें ये जो पानी बन रहा है ये कहाँ जा रहा है भाई, पानी हाई टेम्परेचर पर ना यहाँ से स्टीम की शक्ल में इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट H2O गैस की शक्ल में, फिर इससे आगे पाइप लगा होता है, उस पाइप से पानी को ठंडा करके यानी कंडेंस करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। और याद रखें अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम जो होता है, यानी जो आपने वो मिशन चांद वगैरह पर खिला में भेजते हैं, जो सैटेलाइट भेजते हैं या जो भी चीज़ें भेजते हैं, तो वहाँ पर ये वाला फ्यूल सेल इस्तेमाल होता है, उससे एनर्जी हासिल होती है, आम इंजन वगैरह नहीं लगे होते। और उस दौरान जो ये वाटर प्रोड्यूस होता है ना, इसको कंडेंस करवा कर वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, यानी जो लोग उसके अंदर स्पेस क्राफ्ट में होते हैं, वो उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर तो भाई पानी का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो एक एक कतरे की बड़ी अहमियत होती है। दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स ऑपरेट्स एट हाई टेम्परेचर, ये वाला फ्यूल सेल हाई टेम्परेचर पर काम करता है। वो हाई टेम्परेचर कहाँ से आता है भाई, ये जो रिएक्शन होता है ना ये एक्सोथर्मिक है, इस दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें से ज्यादातर एनर्जी तो ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, इस वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो फ्यूल सेल है हाई टेम्परेचर पर काम करता है, हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है। सो वाटर प्रोड्यूस्ड इवेपोरेट, तो यहाँ जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ना, देखें ना ओवरऑल रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, वो इवेपोरेट क्या मतलब गैस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर गैस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन कंडेंस। फिर इसको ठंडा करके आगे यहाँ से पाइप जा रहा होता है, उस पाइप के गिर्द पानी घूम रहा होता है, तो वो उस पाइप को ठंडा करता है। पाइप ठंडा होने की वजह से ये अंदर जो पानी गैस की शक्ल में जा रहा होता है ये भी ठंडा होकर कंडेंस, क्या मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन क्या मतलब गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल हैव बीन यूज्ड इन अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम, अमेरिका का जो स्पेस का प्रोग्राम है ना, यानी वो जो अपने खिलाई मिशन भेजते हैं चांद वगैरह पर या दूसरे सितारों पर, जो अपने स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, खिलाई जहाज जो भेजते हैं, तो वहां पर ये फ्यूल सेल इस्तेमाल होता रहा है। वाटर कंडेंस इन स्पेस क्राफ्ट इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स, इस दौरान ये जो पानी कंडेंस होता था ना स्पेस क्राफ्ट में फ्यूल सेल से, वो पानी एस्ट्रोनॉट्स इस्तेमाल करते थे, यानी जो उसके अंदर स्पेस क्राफ्ट में जो खिला में जाने वाले लोग होते थे ना, वो बंदे इस्तेमाल करते थे। तो बेटा वहां पर पानी की बड़ी किल्लत होती है ना, तो एक एक कतरा पानी का बड़ा कीमती होता है, तो इसको ज़ाया नहीं होने दिया जाता। बेटा यही इस टॉपिक के नोट्स बन गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अलग से नोट्स नहीं लगाऊंगा इनका। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। बेटा आपके कोर्स में फ्यूल सेल के एडवांटेज भी गिवन है, उसके साथ साथ उसको कंपेयर किया गया है जो आम कंबस्शन इंजन होता है, जो गाड़ियों में इंजन नहीं होता, उस इंजन से इसको कंपेयर किया गया है कि उस इंजन से ये कितना बेहतर है। कंबस्शन इंजन के डिसएडवांटेज कौन से हैं और उसके मुकाबले में फ्यूल सेल के एडवांटेज कौन से हैं। हम लोग इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल,
फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ कंबस्शन इंजन, फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। बेटा क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जा सकता है राइट द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, तो आप लोगों ने सिर्फ ये लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, तो आपने एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ये लिखने, ऊपर हेडिंग डालनी एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ये लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंपेयर द फ्यूल सेल विद कंबस्शन इंजन, या हाउ फ्यूल सेल इज बेटर देन द कंबस्शन इंजन, तो फिर आप लोगों ने इन दोनों को इस तरीके से कंपेयर करके लिखना है। एक तरफ को आप लोगों ने फ्यूल सेल के एडवांटेजेस लिखने हैं, दूसरी तरफ को कंबस्शन इंजन के डिसएडवांटेजेस लिखते हैं। ये जो कंबस्शन इंजन होता है इसे कहते हैं गैसोलीन पावर्ड कंबस्शन इंजन। गैसोलीन कहते हैं पेट्रोल को, जिसको पेट्रोल से एनर्जी पावर मिलती है, वो वाला कंबस्शन इंजन। इसको कंबस्शन इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो चैम्बर होता है ना, उसमें कंबस्शन यानी पेट्रोल को आग लगती है, उस आग से हीट प्रोड्यूस होती है, और फिर इंजन उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है? फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, आर हाईली इफिशिएंट। क्या मतलब? इनकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है। इफिशियंसी का क्या मतलब होता है? वैसे तो इफिशियंसी का अपना फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई 100, ये परसेंट इफिशियंसी कहलाती है। अगर बेटा जितनी एनर्जी मिल रही है ना, उसमें ज्यादातर एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही हो, तो हम लोग कहते हैं ये बड़ा इफिशिएंट है। और जितनी एनर्जी उसको मिल रही है, उसमें ज्यादातर एनर्जी अगर जाया हो रही है और थोड़ी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो हम लोग कहते हैं कि ये हाईली एफिशिएंट नहीं है। तो फ्यूल सेल हाईली एफिशिएंट होते हैं। क्या मतलब? इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? एज दे कन्वर्ट फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद वेरी लिटिल वेस्ट। ये इस वजह से हाईली एफिशिएंट है क्योंकि ये जो फ्यूल होता है ना, यानी जो हाइड्रोजन होती है इसके अंदर, वही फ्यूल के तौर पर काम कर रही होती है फ्यूल सेल के अंदर, ये उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, और इस दौरान एनर्जी जाया नहीं होती। विद वेरी लिटिल वेस्ट, बहुत थोड़ी सी एनर्जी जाया होती है, बहुत थोड़ी सी हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट की शक्ल में एनर्जी होती है ना, वो वेस्ट हो रही होती है, सारी बार जाया हो रही होती है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला कंबस्शन इंजन देखें, तो बेटा उसमें पेट्रोल जो जलता है ना, पेट्रोल से जो हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी हीट जाया हो जाती है। फ्रैक्शन होती है, पार्ट मूव करते हैं ना, तो रगड़ होती है उनके दरमियान, उस रगड़ को काबू करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना वो इस्तेमाल हो जाती है। हीट की शक्ल में बाहर बहुत ज्यादा एनर्जी जाया हो जाती है। आप देखें ना, गाड़ियों के इंजन गर्म हो जाते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए उनमें एक पानी के लिए अलग से चैम्बर बना होता है, वहां उसमें पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो देखें, वो वाली एनर्जी अब काम तो नहीं कर रही, वो वाली एनर्जी क्या हो रही है? जाया हो रही है। कंबस्शन इंजन्स आर नॉट मच इफिशिएंट, ज्यादा इफिशिएंट नहीं है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि उनमें ज्यादातर जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, जाया हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की शक्ल में। बेटा दूसरा फ्यूल सेल का जो एडवांटेज है कंबस्शन इंजन के ऊपर, वो ये है, दीज आर सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। बेटा ये क्लीन एनर्जी का सोर्स है। क्या मतलब? माहौल को खराब नहीं करते। भाई जो आम कंबस्शन इंजन होता है ना, उसमें जो पेट्रोल जलाया जाता है, पेट्रोल के अंदर सल्फर होती है, या सल्फर के कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, कार्बन होती है। तो वो जब जलता है तो धुएं के साथ कौन कौन सी चीजें पता है खारिज हो रही होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जहरीली होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी खारिज हो रही होती है, वो तो बहुत ज्यादा जहरीली होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिन्हें हम लोग नॉक्स कहते हैं, सल्फर के ऑक्साइड, और वो धुआं सारे का सारा एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो ये तो जहरीली गैसें हैं, ये लंग्स के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फेफड़ों के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और बाकी भी स्किन वगैरह और बाकी मसाइल भी पैदा करते हैं, स्मोक वगैरह भी पैदा करते हैं। तो ये जो कंबस्शन इंजन से जो धुआं निकलता है ना, कंबस्शन इंजन जो है ना, वो क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। क्लीनर क्या मतलब? साफ सुथरा एनर्जी का सोर्स नहीं है। वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है, क्योंकि बहुत सारे पोल्यूटेंट खारिज करता है। लेकिन ये जो फ्यूल सेल होता है ना बेटा, फ्यूल सेल ये क्लीनर एनर्जी का सोर्स है। पता है इसमें कौन सी चीज खारिज हो रही होती है? सिर्फ पानी। आप देख लें, एक तरफ से हाइड्रोजन दाखिल हो रही है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन दाखिल हो रही है, तीसरी तरफ से पानी गैस की शक्ल में ना, वेपर की शक्ल में खारिज हो रहा है। अब पानी तो माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है। जरा देखें, दीज आर सोर्स ऑफ क्लीनर एनर्जी एज दे डोंट प्रोड्यूस हार्मफुल पोल्यूटेंट, क्योंकि ये जो फ्यूल सेल होते हैं डोंट प्रोड्यूस, ये पैदा नहीं करते हार्मफुल नुकसानदेह पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट कौन सी चीज होती हैं? जो हमारे एनवायरनमेंट को, यानी पानी को या हवा को या जमीन को गंदा कर दे। दे इमिट वाटर वेपर्स ओनली, ये सिर्फ वाटर वेपर खारिज करते हैं। दीज आर नॉट द सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, ये क्लीन एनर्जी का सोर्स नहीं है। एज दे इमिट पोल्यूटेंट्स, क्योंकि वो इमिट करते हैं, खारिज करते हैं पोल्यूटेंट।
इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से होते हैं? NO, NO2, सल्फर के ऑक्साइड SO2, SO3। दीज पोल्यूटेंट काज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये जो पोल्यूटेंट होते हैं ना, जो कंबस्शन इंजन से खारिज हो रहे होते हैं, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या मतलब? सांस के मसाइल पैदा करते हैं। एंड अदर हेल्थ इशू, और इनकी वजह से हेल्थ के, सेहत के जो बाकी मसाइल हैं वो भी पैदा होते हैं। बेटा अब ये जो फ्यूल सेल होता है ना, ये हाईली रिलायबल होता है, यानी इसके खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम इसके खराब होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई पार्ट मूव नहीं करता। आप देखें, ये तो एक डब्बा सा होता है, उसमें एक ग्रेफाइट का एनोड, एक ग्रेफाइट का कैथोड होता है, दरमियान में KOH भरा होता है। पार्ट मूव नहीं करते। पार्ट टूटते पता है किस वक्त हैं? जब मूव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं, उस वक्त टूटते हैं। तो ये इसके टूटने फूटने का इतना खदशा नहीं होता, ये रिलायबल होता है। लेकिन जो कंबस्शन इंजन होता है, उसके तो सारे पार्ट्स भाई बड़ी तेज से मूव कर रहे होते हैं, तो मूव करते करते उसके पार्ट्स रगड़ खाते हैं, खत्म होते हैं, टूट जाते हैं। दीज आर हाईली रिलायबल एज दे हैव नो मूविंग पार्ट्स। ये हाईली रिलायबल क्या मतलब है? इन पर काफी क्या किया जा सकता है? भरोसा किया जा सकता है कि ये जल्दी खराब नहीं होगा। एज दे हैव नो मूविंग पार्ट, और उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। दीज आर लेस रिलायबल। ये जो कंबस्शन इंजन होते हैं, जो गाड़ियों में इंजन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो रिलायबल होते ही नहीं है भाई, उनको इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। नहीं, आप देखें करोड़ों के हिसाब से गाड़ियां हैं, हवाई जहाज हैं, सारे के सारे इसी कंबस्शन इंजन पर तो चल रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में ये लेस रिलायबल होता है। ये पता है स्पेस प्रोग्राम में, अमेरिकन स्पेस जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। तो वहां पर तो ऐसी चीज लेकर जानी है जो रास्ते में खराब ना हो। बिकॉज दे हैव मूविंग पार्ट। ये ज्यादा रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। एक और जो एडवांटेज है वो ये है कि फ्यूल सेल में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी से हासिल होते हैं। किससे हासिल होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? वाटर से। देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, उसी वाटर को आप तोड़ दें, दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएंगे। क्या मतलब? ये बार बार आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हासिल होते हैं जो फ्यूल सेल में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बेटा कंबस्शन इंजन में गैसोलीन यानी पेट्रोल इस्तेमाल होता है, और वो रिन्यूएबल सोर्स से हासिल नहीं होता, जमीन से हासिल हो रहा है। इस्तेमाल करते 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 एक दिन ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज्ड इन फ्यूल सेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। गैसोलीन यूज्ड इन कंबस्शन इंजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। आगे है बेटा फ्यूल सेल के डिसएडवांटेज। बेटा फ्यूल सेल के दो डिसएडवांटेज आपकी बुक में लिखे हैं। एक तो ये है कि हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल में इस्तेमाल होती है ना, हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल। क्या मतलब? बहुत तेजी से उसको आग लग जाती है, और एक्सप्लोसिव है, धमाका भी कर जाती है। लिहाजा उसको स्टोर करना और उसको इस्तेमाल करना बड़ा केयरफुल काम है, बहुत एहतियात करना पड़ती है। और बेटा उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ये कोई आसान काम नहीं है। थोड़ा सा अगर जकदम उसको एक झटका सा लगेगा ना तो आग पकड़ लेगी। टैंक जिसके अंदर लेकर जा रहे होंगे फट जा सकता है। हाइड्रोजन इज हाईली इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल क्या मतलब है? आग पकड़ लेता है, इसको आग लग जाती है। एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर, और ये धमाका खेज है नेचर में, इसकी अपनी जो नेचर है वो धमाका खेज। अब बेटा इनफ्लेमेबल होना कोई डिसएडवांटेज नहीं है भाई, इसने जलना ही तो है ना फ्यूल सेल के अंदर भी जाकर। लेकिन अब अगर ये खूबी ना होती इनफ्लेमेबल की तो हम फ्यूल सेल में इसको इस्तेमाल ना कर सकते, लेकिन इसी खूबी की वजह से इसके अंदर मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। इट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग फॉर स्टोरेज एंड यूज। इस्तेमाल करने के लिए और स्टोर करने के लिए इसको काफी केयरफुली, एहतियात से हैंडल करना पड़ता है। It cannot be transported from one place to another place easily। अब cannot be transported का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इसको एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। cannot be transported इजीली आप इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि हाइड्रोजन जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है ना, वो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से, पानी ऐसे नहीं टूटता खुद ब खुद, पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ती है, पानी में से बिजली गुजारना पड़ती है, और आपको पता है बिजली काफी महंगी होती है। तो बेटा ये हाइड्रोजन का हासिल करना, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये फिर काफी महंगी पड़ जाती है, सस्ती नहीं है। अगर ये सस्ती होती ना तो बेहतरीन फ्यूल होता, गाड़ियां वगैरह हम लोग इससे चला रहे होते, लेकिन ये सस्ती नहीं है। हाँ, स्पेस प्रोग्राम या रिसर्च के दौरान फिर वहां पर ये चीज़ नहीं देखी जाती कि ये चीज़ सस्ती इस्तेमाल करनी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो वो इस्तेमाल किया जाता है। बेटा यही इस टॉपिक के नोट्स बन गए हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर बाय बाय, और आप लोग अल्लाह हाफिज़।